हाय दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से वे टू पीसीएस चैनल पर। और ये जीएस 1 का सेक्शन 2 जो कि करंट और आईआर होता है उसका कॉपी मैं आरटीआई का शेयर कर रहा हूं। और इसमें आप देखेंगे कि कैसे कम 2.5 से 3 पेज लिख के ही मुझे 20-22 नंबर भी मिले हैं। तो जो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि काफ़ी ज़्यादा लिखने से या पेज भरने से ही अच्छे नंबर मिलते हैं, तो वो इससे दूर होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने इस बार 99th रैंक हासिल किया है, एपीओ पद का चयन किया है। और ये जो राइट साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा टेस्ट शेड्यूल है जो कि वे टू पीसीएस के तरफ से इस टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। और ये पहला टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट अभी लाइव है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कंटेक्स्ट एंड गिव योर आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट इट। तो ये 38 नंबर का एक क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन पे। इस पे आप देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है इसमें। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मैंने यहाँ पे शुरू किया। ऊपर एक डायग्राम दिया है कि 1951 से 1967 तक ये सेंटर और स्टेट में इंडिया में साथ में इलेक्शंस होते थे। तो दैट मीन्स दैट इज लाइक वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1967 के बाद चूंकि गवर्नमेंट के टेन्योर अलग अलग हो गए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो नहीं हो पाए। तो इसे मैंने एक डायग्राम से ऊपर दिखा दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि 1967 से पहले दोनों साथ में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन बोल सकते हैं। परंतु 1967 के बाद चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट आ गया और कांग्रेस के बहुत सारी स्टेट में सरकार नहीं रहे, तो उसके कारण ये डिफरेंट टाइम पे इलेक्शन होने लगे। और फिर से अभी मोदी सरकार जी जब से आए हैं तब से वी आर ट्राइंग टू अगेन एडॉप्ट दिस वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये छोटा सा इंट्रो था और ये एक डायग्राम था। इसके बाद इसका फीचर्स मैंने अगेन इस तरह के डायग्राम से ही दिखाया कि बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट इलेक्शन एट द सेम टाइम does not include local level government elections, then whole nation will not go into a single day and consist only Lok Sabha and state assembly election। ये फीचर्स आपको पता होंगे, ये देख भी सकते हैं। इसके बाद मैंने बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन को एक माइंड मैप के थ्रू दिखाया यहाँ पे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है। टाइम एंड मनी सेविंग है, ज़्यादा एफिशिएंट है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होता है इस केस में, जो कि ड्यूरिंग इलेक्शन हम लोग देखते हैं हर बार सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस के थ्रू गुजरना पड़ता है, वो नहीं होता है। कोई मिड टर्म या रिपीटेटिव इलेक्शन का इसमें फंडा नहीं होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बेटर थिंग। वन टाइम इलेक्शन फॉर अ रीज़न। तो ये सब सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं इसके, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बेनिफिट एंड नुकसान दोनों पूछे गए हैं। तो फिर मैंने इसको कुछ कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर दिया, जैसे सेव्स टाइम है। तो चूंकि पूरे कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन एक ही जगह पे होगा तो इट विल सेव टाइम एंड सेव आवर्स ऑफ स्क्रूटिनी इन इलेक्शन प्रोसीजर, जो कि उनके जो इलेक्ट्रल बैलेट्स बनाए जाते हैं फिर लोगों को मोबिलाइज करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है उसमें काफ़ी टाइम बचेगा हमारा। फिर उसी तरह काफ़ी पैसा भी बचेगा, क्योंकि हर बार जब इलेक्शन होता है तो वी आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारा कैंपेन करते हैं, उसमें भी काफ़ी पैसा जाता है। तो अगर दोनों साथ साथ होगा तो ये सब चीज़ों में थोड़ी बचत होगी। उसके बाद एक और लिखा है मैंने, ड्यू टू इलेक्शन गवर्नमेंट डिक्लेयर एनी। तो वही जो पॉलिसी पैरालिसिस वाला था कि आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती है, तो इस तरह के इंस्टेंसेस कम हो जाएंगे। ड्यूरिंग इलेक्शन जो सीआरपीएफ पुलिस ऑफिशियल्स इन सबको इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जाता है, तो ये चूंकि काफ़ी फ्रीक्वेंट इलेक्शन नहीं होगा, एक ही बार होगा 5 साल में, तो इस सब में काफ़ी बचत होगी। तो ये देख सकते हैं चार मैंने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं। और प्रश्न में जो कंसर्न पूछा गया था उसको मैंने एक माइंड मैप के थ्रू ही दिखाया यहाँ पे। यूनियन एंड स्टेट असेंबली टर्म कैन नॉट अलाइन एंड नॉट बेनिफिट फॉर रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टी को इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। और चूंकि दोनों इलेक्शन साथ साथ होंगे तो हो सकता है कि जो नेशनल इशू हो वो हमेशा जो रीजनल इशू है उसको दबा दें। तो इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। या फिर चूंकि एक ही बार इलेक्शन होगा तो जो कंस्टिट्यूंसी में कैंडिडेट्स होते हैं आपके एमपी एमएलए, वो 5 साल में एक बार आएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इंडिया चूंकि बहुत पॉपुलस कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 125 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो ये इस तरह से मैंने कंसर्न में कि बस इस तरह से ही लिखा है। और उसके बाद मैंने इसको 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया, प्रूव्स टू बी अ गुड स्टेप टू इंक्रीज इंटीग्रिटी यूनिटी ऑफ नेशन एंड ऑल्सो सेव्स मनी टाइम एंड गवर्नमेंट। तो अब देख सकते हैं इस पर मैंने मुश्किल से 2.5 पेज लिखे हैं।
और इसमें मुझे 22 नंबर मिले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, इस तरह से आप देख सकते हैं कि केवल ज़्यादा लिखने से ही अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। और अगर इस प्रश्न को लिखते समय मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, तो आप देख सकते हैं इसलिए मैंने कंसर्न के लिए केवल ये माइंड मैप बनाया है और मैंने कोई पॉइंट्स नहीं लिखे, बट स्टिल इट हेल्प मी टू गेट अ गुड मार्क्स, अराउंड 22 मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइम अगर कम हो तो किस तरह से लिख के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि रसिया और यूक्रेन का है। व्हाट इज द रूट काउज ऑफ वार बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो ये रसिया और यूक्रेन वाला प्रश्न है जो कि उस समय काफ़ी चर्चे में भी था। तो इस पे देख सकते हैं मैंने ये शुरू में इंट्रो लिखा है। और रिसेंट रसिया यूक्रेन हैज़ पुट द वर्ल्ड इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन आफ्टर पोस्ट कोविड क्राइसिस। अब इसमें रसिया के क्या कंसर्न है वो मैंने माइंड मैप से यहाँ पे दिखाया है। फिर उसी तरह यूक्रेन के क्या कंसर्न है और उसको मैंने फिर काउजेज ऑफ वॉर, चूंकि प्रश्न में काउज अच्छे से पूछा गया और इम्पैक्ट पूछा गया, तो काउजेज ऑफ वॉर मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है कि रसिया हैज़ ए सुपर पावर इमेज। और इसकी जो हेजुमनी है इसको, चूंकि यूक्रेन अगर नाटो ज्वाइन कर लेता तो दैट विल बी अ चैलेंज टू रसियाज हेजुमनी। उसके बाद ऐसे ही कि रसिया के काफ़ी सारे 8 मिलियन डायस्पोरा जो है यूक्रेन में रहते हैं, तो रसिया ऑल्सो हैज़ अ मोरल ड्यूटी फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज पीपल। उसके बाद है कि यूक्रेन, चूंकि रसिया और नाटो के बीच में केवल एक ही बफर स्टेट है, तो रसिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड शुड कंसिडर दिस एज अ बफर स्टेट, जिससे कि रीजनल पीस और सिक्योरिटी अच्छी रहेगी उस रीजन की। बट यूक्रेन में 2014 में जो रसिया ने क्रीमिया एनेक्सेशन किया था, उसके बाद से यूक्रेन हैज़ अ सस्पिशन ओवर रसियाज इंटेंशन, और वो नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कोई इंसिडेंट हो, इसलिए रसिया नाटो ज्वाइन करना चाह रहा था। रसिया डज नॉट वांट टू गिव अवे इट्स टेरिटोरियल सोवरेनिटी ड्यू टू आर्म्ड माइट। तो ये भी है कि रसिया के पास काफ़ी आर्मी है, तो उसका डर भी होता है यूक्रेन को, और उसके थ्रू वो अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी बचाने के लिए वो नाटो ज्वाइन करना चाह रहा था। एंड यूक्रेन ट्राइंग टू एंड द कल्चरल टाइज विथ रसिया। तो ये सारे रीजंस हैं जिसको मैंने यहाँ माइंड मैप के थ्रू भी दिखाया था। और इस रीजन का जो हिस्ट्री है रसिया और यूक्रेन का, उसको मैंने यहाँ पे फिर एक चार्ट के थ्रू दिखाया। तो ये देखिए रसिया 1700 से पहले जो रसिया के एम्पेरर थे कैथरीन द ग्रेट, तो उन्होंने सबसे पहले यूक्रेन को एनेक्स करके मिलाया था अपने में, और दैट वाज अ सिंगल रसिया। फिर 1917 तक ऐसा ही कंडीशन था। और जब 1917 से 20 के बीच में रसियन रिवॉल्यूशन हो रहा था, एट दैट टाइम यूक्रेन बिकेम सेपरेट जस्ट फॉर लाइक 3 इयर्स। उसके बाद फिर से 1920 से 91 तक रसिया का पार्ट ही था यूक्रेन, जो कि यूएसएसआर कहा जाता था रसिया उस समय। पोस्ट 1991 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, देन यूक्रेन बिकेम अ सेपरेट कंट्री। तो इस तरह से आप अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो यूक्रेन पहले से इसका रसिया का एक पार्ट ही हुआ करता था। तो अब जो दूसरा प्रश्न का पार्ट था इम्पैक्ट ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर, तो वो मैंने सारे कंटिनेंट में अलग अलग पॉइंट लिख के दिखाया कि अफ्रीका में, यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, अमेरिकन कंटेंट में कैसे कैसे इम्पैक्ट होगा। इसको आप पढ़ भी सकते हैं आराम से। मोस्टली यही है कि ग्रोइंग हंगर, पोवर्टी और फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हो जाएगा। कोविड पैंडेमिक से ऑलरेडी लोग जूझ रहे थे, और उस केस में फूड, फ्यूल, गैस, फर्टिलाइजर इन सब का शॉर्टेज हो जाएगा। यूरोप इज स्ट्रगलिंग थ्रू हाई इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ फूड और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रहा था उस समय यूरोप के काफ़ी कंट्रीज में, जैसे यूके, फ्रांस, इन सब में। और ब्रिटेन वाज आल्सो गोइंग थ्रू हाई इन्फ्लेशन। तो ये एग्जांपल सब भी दिया है। ईस्टर्न यूरोप में जो रसिया यूक्रेन के लड़ाई के कारण क्या है कि उधर जो छोटे देश हैं आसपास में, उनके जो ट्रेड और कॉमर्स हैं वो प्रभावित हो गए हैं। फिर अमेरिकन कंटेंट, जो कंटिनेंट में जो लैटिन अमेरिकन है, वो तो ऐसे ही फूड इन्फ्लेशन और हंगर इन सब से जूझ ही रहे हैं। और इवन यूएसए जैसे देशों पर भी थोड़ा इसका बोझ पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चूंकि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एड देना पड़ रहा है यूक्रेन को वार में मदद करने के लिए, तो उसका धीरे धीरे इनके ऊपर भी इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है। फिर इतने में शायद मैंने इंडिया छोड़ दिया था, तो इसीलिए मैंने एशिया को नीचे छोटा सा मैप फिर से यहाँ पे बना के दिखाया कि एशिया में आप नीचे में देख सकते हैं कि ग्रोइंग क्लोजनेस विथ रसिया, चाइना, पाक इस एक्सिस है। इवन दिस कैन बी अ वन रीजन फॉर श्रीलंकन क्राइसिस, जहाँ पे फूड और फ्यूल के कारण ही वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। फर्टिलाइजर शॉर्टेज है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज रसिया एंड यूक्रेन आर अ बिग फर्टिलाइजर सप्लायर फॉर द वर्ल्ड। फिर फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन तो है ही। तो ये एशिया पे इम्पैक्ट था। एंड चूंकि क्वेश्चन में स्पेशली इंडिया पूछा गया था, तो वो पोर्शन मैंने फिर से माइंड मैप के थ्रू यहाँ दिखाया है कि
इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि हम लोग रसिया से चीपर फ्यूल इंपोर्ट कर पा रहे हैं। फिर हम लोग रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड कर पा रहे हैं रसिया के साथ विथ नेस्ट्रो वेस्ट्रो अकाउंट। फिर उसी तरह स्विफ्ट के जो सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रेड का, उससे रसिया को रिमूव कर दिया गया, जिसके कारण ट्रेड करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। फिर ग्रोइंग डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट एंड क्लोजनेस टू रसिया, इंडिया जो है वो वेस्ट जो है बार बार इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो थोड़ा दूरी बढ़ता जा रहा है वेस्ट और इंडिया का। उसी तरह इंडिया चूंकि रसिया का काफ़ी अच्छा पार्टनर है, तो वी कैन एक्ट एज अ मीडिएटर ऑल्सो, ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ये भी आई थी कि रसिया यूक्रेन के कारण जो फूड शॉर्टेज हो गया था, तो इंडिया बिकेम अ व्हीट एंड मेज सप्लायर टू द वर्ल्ड। और इंडिया ने काफ़ी सारा ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड किया था यूक्रेन को। और ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स इन द रीजन इज़ इम्पैक्टेड, तो ये सारे इम्पैक्ट थे इस पे। और इसमें आप देख सकते हैं मुझे 10 नंबर यहाँ पे मिले हैं और 10 नंबर पहले भी थे, टोटल 20 नंबर। और ये छोटा सा कंक्लूजन मैंने खत्म किया यहाँ पे 2 लाइन में। इम्पैक्ट ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर कैन बी सीन वर्ल्ड वाइड एंड द सूनर इट गेट्स नॉर्मलाइज्ड विल बी बेटर फॉर द वर्ल्ड। तो ये छोटा सा कंक्लूजन है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 4 साढ़े 4 पेज लिखे हैं, बट इसमें मुझे 20 ही मिले, जबकि पीछे केवल 2.5 पेज लिख के भी मुझे 20 नंबर 22 नंबर मिले थे। तो हमेशा ज़्यादा लिखने से ही ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता, ये मिसकंसेप्शन दूर कर लीजिए आप लोग। और अच्छे कंटेंट लिखें। टाइम सेव करने के लिए माइंड मैप का कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फिर एक और प्रश्न था अग्निपथ। अग्निपथ इज अ पाथ टुवर्ड डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। तो ये प्रश्न और वन नेशन वन इलेक्शन लिखते समय मेरे पास टाइम काफ़ी कम बचा था, इसीलिए मैंने दोनों ही काफ़ी छोटे छोटे 2.5-3 पेज में ही लिखे हैं। बट स्टिल चूंकि पॉइंट्स अच्छे थे एंड प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक था, तो मुझे 18 20 22 नंबर मिले हैं, जो कि काफ़ी डिसेंट स्कोर है, केवल आप 2.5-3 पेज लिख के अगर आप इतना गेन कर पा रहे हैं तो। चलिए इसको देख लेते हैं अग्निपथ को। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। अग्निपथ स्कीम वाज ब्राउट बाय मोदी गवर्नमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ड्यू टू इट्स फीचर्स इट रिमेंड अ कंट्रोवर्सी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप लोग ऐसे ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन छोड़े नहीं, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक मार्क फॉर इट। फिर इसके जो फीचर्स हैं उसको मैंने फिर इसी तरह माइंड मैप से दिखाया है कि इसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर्स होंगे। 4 साल के अंदर जो है इसके 75% जो पर्सनल इसके थ्रू रिक्रूट होंगे वो बाहर हो चुके होंगे, केवल 25% को परमानेंट कमीशन किया जाएगा। और इसमें जो सैलरी इनिशियली थी वो 20,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा। और 4 साल कंप्लीशन के बाद जब जो सोल्जर्स बाहर चले जाएंगे उनके लिए एक भविष्य निधि का स्कीम था। तो इसको मैंने ये माइंड मैप से यहाँ पे देखा। फिर बेनिफिट, और ये प्रश्न लिखते समय ना मेरे पास काफ़ी कम टाइम था, आप वो देख सकते हैं। बेनिफिट ऑफ स्कीम इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें यंग पीपल काफ़ी होंगे, और जो आर्मी के जो एवरेज एज है वो 31 से 22 हो जाएगा। एज जो था इसमें जो सोल्जर्स को लिए जाएंगे उनका एज केवल 17.5 से 21 ईयर्स है। फिर भविष्य निधि मिलेगा जिससे वो सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने साथ, जब वो 4 साल के बाद दोबारा से सोसाइटी में वापस आते हैं आर्मी छोड़ के। तो और दूसरी तरह से जो स्किल और ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी आर्मी में, वो समहाउ सोशल इकोनॉमिक स्किल उनको बाद में एम्प्लॉयमेंट लेने में भी मदद करेगी। इवन दैट मनी दैट दे विल गेट आफ्टर 4 ईयर, जो भविष्य निधि है उसके कारण वो ना कुछ और भी चॉइस कर सकते हैं। उनको अगर पढ़ना लिखना हो या कोई भी एम्प्लॉयमेंट या कोई बिजनेस करना हो, तो उस तरह से जो क्रेडिट शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू है इंडियन इकोनॉमी का, वो भी काफ़ी हद तक दूर होगा। उसके बाद इसके थ्रू पॉवर्टी वगैरह भी कम होगी, बिकॉज एटलीस्ट 75% पीपल विल स्टार्ट गेटिंग सम रेगुलर इनकम फॉर 4 ईयर्स। वो है। फिर जो डिसिप्लिन मॉरलिटी और सेंस ऑफ नेशनहिड यूनिटी होगी, ये सोसाइटी में काफ़ी इंक्रीज होगी। और जब वो सोसाइटी में दोबारा से आएंगे तो दे कैन प्रोपेगेट एथिक्स मॉरलिटी एंड नेशनहुड इन द सोसाइटी। तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसके बाद जो इसके कंसर्न है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल 25% ही परमानेंट कमीशन्ड होंगे। जो स्किल उन्हें सिखाया जाएगा जो कि मिलिट्री के लिए स्पेसिफिकली ट्रेंड होंगे, वो जब दोबारा से सोसाइटी में आएंगे तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग पे पैसा खर्च होगा, रिसोर्स खर्च होगा, दैट विल गो टू वेस्ट। एफिशिएंसी ऑफ आर्मी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और वो मोटिवेशन लूज कर जाएंगे कि यार हमें तो परमानेंट कमीशन नहीं ही करेंगे। सो दे विल ट्रीट इट एज अ पार्ट टाइम जॉब की 4 साल करो और फिर वापस चलो। दे विल क्रिएट एज अ सेकेंड ग्रेड सोल्जर इनसाइड। जो सोल्जर के अंदर में ही 2 तरह की ग्रेडेशन हो जाएंगी। जो परमानेंट कमीशन वाले होंगे वो इनको लो ग्रेड सोल्जर्स की तरह से देखेंगे।
और इवन सोसाइटी में जब वो वापस आएंगे तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्पेसिफिक सिस्टम क्रिएट नहीं किया है जिसमें इन ट्रेंड आर्मी वाले सोल्जर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये सारे निगेटिव पार्ट्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे 6 नंबर यहाँ भी मिला है और 18 नंबर इसमें मुझे मिले हैं। और आप देख सकते हैं 2.5 पेज ही लिखा है मैंने, और टाइम शॉर्टेज के कारण मैंने यहाँ कंक्लूजन नहीं लिखा है, अदरवाइज आई गेस 2 नंबर और मिल सकते थे मुझे। तो इस तरह से ये मिसकंसेप्शन तो आप दूर कर लीजिए कि ज़्यादा लिखने से ही होता है, और कम टाइम में कैसे माइंड मैप सबका यूज़ करके आप इफिशिएंटली लिख सकते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। और अंत में आप देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज शुरू किया है। आप वेट इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस फ्री टेस्ट सीरीज जो कि स्पेसिफिकली 69th मेंस के लिए टारगेटेड है, और 1 महीने में हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं कि सारा सिलेबस आपका कवर किया जाए और अच्छे से रिव्यू करके आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाए, नोट्स प्रोवाइड किए जाए। तो इसका लाभ उठाइए और धन्यवाद।